प्रिय विद्यार्थियों, परिष्कार क्लासेस सरदार सर के YouTube चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आप लोग अपनी मेहनत को यूं ही बरकरार रखें और सकारात्मक विचार के साथ आगे बढ़ते रहें। इसी के साथ मैं आपको एक मोटिवेट शायरी सुनाना चाहता हूँ कि माझी तेरी कश्ती के तलबगार बहुत हैं, कुछ इस पार तो कुछ उस पार बहुत हैं, कुछ इस पार तो कुछ उस पार बहुत है। तूने खोली है जिस शहर में शीशे की दुकान, तूने खोली है जिस शहर में शीशे की दुकान, उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत हैं, उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत हैं। तो मित्रों, असफलता के समय कोई साथ नहीं होता है, सफलता में सब लोग साथ होते हैं। तो आप लोग अपनी सफलता की ओर विशेष ध्यान दें और चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ से। हम लोगों ने पढ़ा था राणा लक्ष्य सिंह और राणा लाखा के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग राणा लाखा के आगे के शासक की बात करते हैं। तो अगला शासक हमारा राणा मोकल। राणा मोकल की बात करें तो राणा मोकल का शासनकाल रहा था 1421 ईस्वी से 1433 ईस्वी तक, यानी 1421 से लेकर 1433 ईस्वी तक मेवाड़ का शासक रहा था। और मेवाड़ का शासक रहा था राणा मोकल। राणा मोकल की बात करें तो राणा मोकल ने 12 वर्ष तक शासन किया था। तो राणा मोकल की बात करें तो राणा मोकल पुत्र था राणा लाखा या राणा लक्ष्य सिंह का, यानी राणा लक्ष्य सिंह और राणा लाखा का पुत्र था। इनकी माता की बात करें तो माता का नाम था हंसाबाई। हम लोग पढ़कर आए थे कि मारवाड़ के हंसाबाई के साथ वरदा अवस्था में राणा लाखा ने विवाह किया था। राणा लाखा की जो संतान उत्पन्न हुई थी हंसाबाई से, उस संतान का नाम था मोकल। और यही शर्त के साथ विवाह किया था, मारवाड़ के रणमल के साथ शर्त रखी थी कि आगामी हंसाबाई से उत्पन्न होने वाली संतान ही मेवाड़ की शासक बनना चाहिए, मेवाड़ का उत्तराधिकारी होना चाहिए। और इसी शर्त के मुताबिक इनका एक पुत्र था जिसका नाम था राणा चुंडा, और उन्होंने भीषम प्रतिज्ञा ले ली और अपने पिता का वचन निभाया था। तो इसी की बात करें तो हंसाबाई और राणा लाखा की संतान थी, उसका नाम था मोकल। और राणा लाखा के बाद मोकल मेवाड़ का शासक बनता है। राणा मोकल की बात करें तो राणा मोकल ने विवाह किया था आबू की परमार राजकुमारी। आबू की परमार राजकुमारी की बात करें तो उनका नाम था सौभाग्यवती। और इसी सौभाग्यवती से मेवाड़ महाराणा कुंभा का जन्म हुआ था। तो मोकल ने विवाह किया था आबू की राजकुमारी का नाम था सौभाग्यवती। इन्हीं की बात करें तो इनके दरबार में विद्वान रहते थे। एक का नाम था धनेश्वर भट्ट और दूसरे का नाम था विष्णु भट्ट। ये प्रसिद्ध संस्कृत भाषा के दो विद्वान थे। ये दोनों विद्वान रहते थे मोकल के दरबार में। इसी मोकल की बात करें तो इनके दरबार में कुछ वास्तुविद रहते थे। और वास्तुविद की बात करें तो जैसे एक वास्तुविद था जिसका नाम था फना, पेमा और जेता। फना, पेमा और जेता जैसे वास्तुविद रहते थे मोकल के दरबार में। यह है आगामी पेमा और जेता की बात करें तो ये राणा कुंभा के दरबार में भी वास्तुकार थे। इन्हीं की बात करें तो इन्होंने पुनर्निर्माण करवाया था। यहाँ एक परमार राजा था, परमार राजा का नाम था भोज। परमार राजा भोज ने यहाँ एक मंदिर बनवाया था और उस मंदिर को कहा जाता है त्रिभुवन नारायण
मंदिर। त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण, प्रारंभिक जो निर्माण कार्य करवाया गया था परमार राजा भोज के द्वारा करवाया गया था। इसी निर्माण का जो पुनर्निर्माण करवाया गया था मोकल के द्वारा, और मोकल के द्वारा पुनर्निर्माण करवाने के कारण इस मंदिर को कहा जाता है समिधीश्वर मंदिर, या इसी मंदिर को कहा जाता है मोकल का मंदिर। समिधीश्वर मंदिर या मोकल का मंदिर कहा जाता है, क्योंकि इस मंदिर का जो प्रारंभिक निर्माण कार्य करवाया गया था परमार राजा भोज के द्वारा करवाया गया था, और परमार राजा भोज के द्वारा करवाने के कारण इस मंदिर को कहा गया था त्रिभुवन नारायण मंदिर कहा गया था। इन्हीं की बात करें तो इन्होंने एकलिंग जी के मंदिर के चारों ओर परकोटे का निर्माण भी करवाया था। सुरक्षा की दृष्टि से परकोटे का निर्माण भी करवाया था राणा मोकल ने करवाया था। इनके अलावा की बात करें तो राणा मोकल की बात करें तो यह है 1433 ईस्वी में एक स्थान पड़ता है जिलवाड़ा। और जिलवाड़ा की नाल की बात करें तो जिलवाड़ा की नाल कुछ इतिहासकार इसे बताते हैं वर्तमान में गुजरात में है, और यहाँ यह जिलवाड़ा के नाल पर अधिकार करने के लिए जा रहे थे, किसी शासक को पराजित करने जा रहे थे, तब इनके साथ में थे एक का नाम था चाचा महपा पंवार और अक्का, ये अक्का था चाचा का पुत्र। ये इनके सेना में जा रहे थे किसी विवाद को लेकर, यानी चाचा और मेहरा के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके कि चाचा और मेरा नामक राणा क्षेत्र सिंह के दासी पुत्र थे। राणा क्षेत्र सिंह के दासी पुत्र किसी बात को लेकर अनबन हो जाती है, और अनबन होने के कारण यह 1433 ईस्वी में राणा मोकल की जिलवाड़ा की नाल में क्या कर देते हैं, हत्या कर देते हैं। तो मोकल की हत्या 1433 ईस्वी में राणा क्षेत्र सिंह के दासी पुत्र थे, और दासी पुत्रों का नाम था चाचा मेहरा, और इनका सहयोगी मिल गया महपा पंवार। इन सब ने मिलकर जिलवाड़ा की नाल में इनकी हत्या कर दी। इनका शासनकाल मात्र 12 वर्ष तक रहा था, 1421 से लेकर 1433। जब इनकी हत्या की गई थी उस समय की बात करें तो इनका पुत्र था जिसका नाम था कुंभा भी इनके साथ में था, परंतु मेवाड़ के सिंसोदिया सरदारों ने कुंभा को बचाकर पुनः इन्हें चित्तौड़गढ़ दुर्ग में सुरक्षित रखा गया था। तो इस प्रकार की बात करें तो मोकल का शासनकाल रहा था। तो मित्रों, आपको याद रखना है कि यह उत्तराधिकारी था राणा लाखा, यानी इनके पिता का नाम राणा लाखा था, माता का नाम हंसाबाई था, और इन्होंने विवाह किया था आबू की प्रमार राजकुमारी थी जिसका नाम था सौभाग्यवती, और सौभाग्यवती से संतान हुई थी, उस संतान का नाम था राणा कुंभा। और इनके दरबार में प्रसिद्ध विद्वान रहते थे, दानेश्वर भट्ट और विष्णु भट्ट रहते थे, और प्रसिद्ध वास्तुविद रहते थे फन्ना पेमा और जेता जैसे। और यहाँ एक परमार राजा भोज हुआ था, और परमार राजा भोज ने एक मंदिर बनवाया था जिसका नाम था त्रिभुवन नारायण मंदिर। और इसी त्रिभुवन नारायण मंदिर की बात करें तो मोकल ने पुनर्निर्माण करवाया था, इसी कारण से कहा गया था समिधीश्वर मंदिर, या इसे मोकल का मंदिर भी कहते हैं। मोकल ने एक लिंगनाथ जी के मंदिर के चारों सुरक्षा की दृष्टि से परकोटा बनवाया था, और 1433 ईस्वी में जिलवाड़ा के नाल में चाचा मेहरा महपा पंवार और अक्का जैसे व्यक्ति साथ मिलकर इनकी हत्या कर दी। और हत्या के समय इनका पुत्र कुंभा था, कुंभा को सिंसोदिया सरदारों ने सुरक्षित पहुंचाया था चित्तौड़गढ़ दुर्ग। तो इतनी बात आपको सबको समझ में आई होगी। आशा करता हूँ कि आप सब लोग समझ रहे हैं, आपको अच्छी तरह समझ आ रही। अगर फिर भी नहीं आ रही तो आप कमेंट में लिखकर जरूर भेजें, मैं अच्छा सा अच्छा समझाने का और भी अच्छा प्रयास करूं। इनके बाद में बात करें तो हमारा अगला शासक बनेगा महाराणा कुंभा। और महाराणा कुंभा के शासनकाल की बात करें तो 1433 ईस्वी से लेकर 1468 ईस्वी तक, यानी 1433 ईस्वी से लेकर 1468 ईस्वी तक मेवाड़ का शासक बनता है, और मेवाड़ का शासक बनता है महाराणा कुंभा। और महाराणा कुंभा की बात करें तो महाराणा कुंभा
उत्तराधिकारी यानी पुत्र था महाराणा मोकल का। किसका पुत्र था? राणा मोकल का, राणा मोकल का। और मोकल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि 1433 ईस्वी में जीलवाड़ा के नाल में राणा क्षेत्र सिंह के दासी पुत्र चाचा मेहरा ने हत्या कर दी थी धोखे से, और इनकी हत्या करने के बाद मेवाड़ का शासक बनाया गया था, राणा कुंभा को बनाया गया था। राणा कुंभा को इन्हें मेवाड़ का शासक नियुक्त किया गया था 1433 में, और 1433 से लेकर 1468 ईस्वी तक राणा कुंभा मेवाड़ का शासक रहा था। राणा कुंभा की बात करें तो इनके पिता का नाम राणा मोकल था, और माता की बात करें तो माता का नाम था सौभाग्यवती। माता का नाम था सौभाग्यवती, यानी सौभाग्यवती इनकी माता का नाम था राणा कुंभा की। कुंभा की बात करें तो प्रारंभ में इनका जो संरक्षण की बात करें, प्रारंभ में इनका जो संरक्षण, यानी हम लोग पढ़ रहे हैं हंसाबाई का एक भाई था, और हंसाबाई के भाई का नाम था रणमल। इस समय रणमल की बात करें तो रणमल चला गया था मारवाड़ की शासन व्यवस्था संभालने के लिए चला गया था। तब हंसाबाई ने अपने भाई को बुलाकर, यानी इनका पुत्र मोकल की भी हत्या हो गई, मोकल के बाद कुंभा को भी ये मारना चाहते थे। तब इन्होंने हंसाबाई ने अपने भाई रणमल को बुलाकर इन्हें प्रारंभ में इनकी शासन व्यवस्था में सहयोग करवाया था। इन्हीं की बात करें तो कुंभा की जो पत्नी की बात करें तो इनकी पत्नी का नाम था सुमति झाला। इनकी प्रसिद्ध पत्नी थी जिसका नाम था सुमति झाला, इनकी प्रसिद्ध पत्नी थी राणा कुंभा की। कुंभा की बात करें तो कुंभा की जो शासक बनते ही इनके समक्ष अनेक चुनौतियां थी, आंतरिक और बाहरी रूप से इनके समक्ष अनेक चुनौतियां थी। इनके समय की बात करें तो मेवाड़ में 2 गुट बन गए थे, यानी मेवाड़ में 2 गुट हो गए, एक तो कुंभा गुट और दूसरे गुट की बात करें तो दूसरा गुट इनके पिता के हत्यारा, एक का नाम था चाचा और एक का नाम था मेरा और एक था महपा पवार। इस प्रकार की बात करें तो 2 गुट हो गए, यानी कुंभा के समक्ष शासक बनते ही अनेक चुनौतियां आ गई, इनके आंतरिक और बाहरी रूप से अनेक चुनौतियां थी। और मेवाड़ में 2 गुट हो गए, एक तो कुंभा के समर्थक थे, जो सिंसोदिया सरदार थे वो कुंभा के समर्थक हो गए, और दूसरे इनके पिता के हत्यारे। और पिता के हत्यारों की बात करें, चाचा मेहरा महपा पंवार, ये भी एक गुट बना लेते हैं। इस प्रकार मेवाड़ 2 गुट हो गए थे। इसी समय चाचा मेहरा महपा पंवार मिलकर और ये अधिकार करना चाहते थे मेवाड़ पर। कुंभा की हत्या करके ये मेवाड़ पर क्या करना चाहते थे? अधिकार करना चाहते थे। परंतु कुंभा एक कूटनीतिज्ञ, संगीतज्ञ, महान विद्या अनुरागी और संगीत प्रेमी शासक था। इन्होंने इनकी कूटनीति को भांप लिया और इन्होंने अपने पिता के मामा रणमल और इनके चाचा था जिसका नाम था राघव देव, इन दोनों के सहयोग से सेना देकर भेजा था। राघव देव और रणमल सेना लेकर जाते हैं और यह चाचा और मेहरा की तो हत्या कर देते। चाचा और मेहरा की तो हत्या कर दी, परंतु महपा पंवार युद्ध मैदान छोड़कर भाग जाता है। इनके साथ चाचा का एक पुत्र था जिसका नाम था एका। चाचा का पुत्र एका और महपा पंवार भाग जाते हैं और भागकर एक रियासत पड़ती है मेवाड़ के पड़ोस में जिसका नाम था मालवा। इस समय की बात करें तो मालवा का शासक था जिसका नाम था महमूद खिलजी मालवा का शासक था। और महमूद खिलजी ने शरण देता है महपा पंवार और अक्का को। महपा पंवार अक्का को शरण दे देता है और शरण देने के कारण राणा कुंभा इन्हें पत्र लिखता है और पत्र लिखकर कहता है कि यह मेरे पिता के हत्यारे, इन्होंने मेरे पिता की हत्या की है, मेरे पिता के हत्यारे, निश्चित रूप से मैं इन्हें दंड देकर ही रहूँगा। आपसे मेरा विनम्र आग्रह है कि आप मुझे इन्हें सौंप दीजिए, ये मेरे पिता के हत्यारे हैं, इन्हें मैं दंड दूंगा। परंतु इस महमूद खिलजी ने मना कर दिया, इन्हें सौंपने से मना कर दिया और मना करने पर राणा कुंभा ने ही आक्रमण कर दिया। 1437 ईस्वी में
1437 ईस्वी की बात करें तो 1437 ईस्वी में राणा कुंभा ने मालवा पर आक्रमण कर दिया और मालवा के आक्रमण करके एक युद्ध लड़ा था जिसका नाम था सारंगपुर का युद्ध। और सारंगपुर का युद्ध लड़ा गया था 1437 में। सारंगपुर के युद्ध की बात करें तो यह युद्ध हुआ था राणा कुंभा वर्सेज मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी व राणा कुंभा के मध्य युद्ध हुआ था सारंगपुर का। और सारंगपुर का युद्ध हुआ था 1437 में। सारंगपुर के युद्ध की बात करें तो राणा कुंभा ने मालवा के शासक महमूद खिलजी को पराजित कर दिया। मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी को पराजित कर दिया और खिलजी को बंदी बना लिया। खिलजी को बंदी बनाकर और इन्होंने इसे कैद कर लिया चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। खिलजी को बंदी बनाकर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में इन्हें कैद कर लिया और इनका जो क्षेत्र है इस मालवा के अधिकांश क्षेत्र पर राणा सांगा ने अधिकार कर लिया और अपने पिता के हत्यारे महप्पा पंवार और अक्का को मृत्यु दंड देता है। और इस प्रकार राणा कुंभा ने अपनी बाहरी जो समस्या से जो समस्या थी और उस समस्या से निजात पा लिया। इसी सारंगपुर विजय के याद में कुंभा ने एक स्तंभ बनाया था, एक यादगार रखने के लिए एक स्तंभ का निर्माण करवाया था और उसी स्तंभ का नाम था विजय स्तंभ। तो हम लोग बात करते हैं विजय स्तंभ। और विजय स्तंभ की बात करें तो विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा ने। विजय स्तंभ की बात करें तो इस प्रकार की आकृति में बना हुआ एक स्तंभ है और इस स्तंभ की बात करें तो इस स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। और राणा कुंभा की बात करें तो राणा कुंभा ने इस स्तंभ का निर्माण करवाया था। एक दुर्ग है जिस दुर्ग का नाम है चित्तौड़गढ़। तो विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया था। कौन से दुर्ग में करवाया गया था? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में निर्माण करवाया था। और इसका जो निर्माता की बात करें तो निर्माता है महाराणा कुंभा। यानी विजय स्तंभ की बात करें तो विजय स्तंभ किस दुर्ग में बनाया गया था? चित्तौड़गढ़ में। इसका निर्माता की बात करें तो निर्माता था महाराणा कुंभा। और कुंभा ने इनका निर्माण कार्य की बात करें तो इनका निर्माण कार्य प्रारंभ किया था 1440। यानी 1440 से लेकर 1448 के मध्य जिस इमारत का निर्माण करवाया था उस इमारत का नाम है विजय स्तंभ। और विजय स्तंभ की बात करें तो इनका स्वरूप की बात करें तो ये कुल है 9 मंजिला। यानी कुल मंजिल की बात करें तो कुल मंजिल है इसमें 9। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई मानी गई है 122 फीट। और कुल सीढ़ियों की बात करें तो कुल सीढ़ियां हैं इसमें 157। यानी स्वरूप हो गया इनका 9 मंजिला, इनकी ऊंचाई 122 फीट है, कुल सीढ़ियां लगी हुई है 157। फिर बात करते हैं इस स्तंभ के वास्तुकार की बात करें तो इस स्तंभ के वास्तुकार थे जेता के अलावा जेता के पुत्र थे। एक का नाम था पुंजा, एक का नाम पेम्मा, नापा और देपा। ये सभी थे विजय स्तंभ के वास्तुकार, विजय स्तंभ के डिजाइन बनाने वाले थे। विजय स्तंभ की बात करें तो इनकी आकृति की बात करें तो ये आकृति है इनकी सोपान या वक्राकार। आकृति की बात करें तो सोपान या वक्राकार आकृति में बना हुआ स्तंभ है। और इसमें बात करें कुल खर्च की बात करें तो कुल खर्च हुए थे 90 लाख रुपए। यानी विजय स्तंभ के निर्माण में कुल खर्च की बात करें तो 90 लाख रुपए खर्च हुए थे। तो हम जिस स्तंभ की बात कर रहे हैं उस स्तंभ का नाम है विजय स्तंभ। और किस दुर्ग में बनाया गया था? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बनाया गया था। निर्माता कौन था? मेवाड़ महाराणा कुंभा ने।
किस युद्ध के उपलक्ष्य में बनाया था? सारंगपुर युद्ध के उपलक्ष्य में बनाया था। इनका निर्माण कार्य 1440 से लेकर 1448 के मध्य। इनका स्वरूप कैसा है? स्वरूप है 9 मंजिला, 9 मंजिल है, 122 फीट ऊंचा है। कुल सीढ़ियां कितनी? 157 सीढ़ियां हैं। इनका वास्तुकार कौन हो गया? जेता, पुंजा, पेमा, नापा और देपा। और आकृति की बात करें तो आकृति इनकी सोपान वक्राकार आकृति। कुल खर्च की बात करें तो कुल खर्च हुए थे 90 लाख रुपए। कुल खर्च के कितने हुए थे? 90 लाख रुपए। इसी स्तंभ की बात करें तो इस स्तंभ के अनेक नाम हैं, यानी सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में बनाने के कारण इसे कहा गया है विजय स्तंभ। इस स्तंभ की बात करें तो ये समर्पित है भगवान विष्णु को। इसी कारण बात करें तो इसे कहा जाता है विष्णु स्तंभ। इसी इमारत को यानी विजय स्तंभ का अन्य नाम की बात करें तो इसे कहा जाता है विष्णु स्तंभ। विष्णु स्तंभ कहता है एक इतिहासकार है जिसका नाम है डॉक्टर उपेंद्र नाथ डे ने इसे विष्णु स्तंभ कहा था, क्योंकि इसमें अंदर और बाहर की बात करें तो विष्णु के 7 अवतार की मूर्तियां लगी हुई। इसी की बात करें तो इसी यानी कुंभा की कीर्ति, यश और कीर्ति लिखी गई है, इसी कारण इसे कहा जाता है कीर्ति स्तंभ। यानी महाराणा कुंभा की यश और कीर्ति का जो साक्ष्य माना गया है, इसी कारण इस स्तंभ को कहा जाता है कीर्ति स्तंभ। कीर्ति स्तंभ विजय स्तंभ से ही प्रसिद्ध है। कुंभा की कीर्ति और यश के कारण इसी स्तंभ को कहा जाता है कीर्ति स्तंभ। और विजय का प्रतीक होने के कारण इसे कहा गया है विक्ट्री टावर। विक्ट्री टावर या विक्ट्री टावर कहा गया है विजय स्तंभ को। इसी विजय स्तंभ की बात करें तो इसे कहा जाता है हिंदू देवी देवताओं का सजा व व्यवस्थित संग्रहालय। हिंदू देवी देवताओं का सजा हुआ व्यवस्थित संग्रहालय। हिंदू देवी देवताओं का सजा हुआ व्यवस्थित संग्रहालय। और यह कहा था डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा की बात करें तो डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने विजय स्तंभ को कहा था हिंदू देवी देवताओं का सजा हुआ व्यवस्थित संग्रहालय। इसी विजय स्तंभ को कहा जाता है संगीत का भव्य कोश। संगीत का भव्य कोश कहा था डॉक्टर सीमा राठौड़ ने। डॉक्टर सीमा राठौड़ ने इसे कहा था संगीत का भव्य कोश कहा था। और इसी विजय स्तंभ की बात करें तो इसी विजय स्तंभ को कहा जाता है पौराणिक हिंदू देवताओं का अमूल्य कोश। पौराणिक हिंदू देव देवताओं का अमूल्य कोश यह कहा था डॉक्टर G.H. ओझा। डॉक्टर G.H. ओझा ने विजय स्तंभ के बारे में कहा था पौराणिक हिंदू देवी देवताओं का सजा हुआ या पौराणिक हिंदू देवी देवताओं का अमूल्य कोश या अमूर्त कोश कहा था डॉक्टर G.H. ओझा ने। कर्नल जेम्स टोड की बात करें तो कर्नल जेम्स टोड ने कहा था कि भले ही कुतुब मीनार विजय स्तंभ से ऊंची हो परंतु विजय स्तंभ से बढ़कर नहीं है कलाकृतियों में। तो कर्नल जेम्स टोड ने विजय स्तंभ के बारे में कहा था कि भले ही कुतुब मीनार विजय स्तंभ से ऊंची हो परंतु विजय स्तंभ से बढ़कर नहीं है। और इसी के बारे में बात करें तो इसे कहा जाता है भारतीय अमूर्ति कला का विश्वकोश। डॉक्टर गाडज ने कहा था कि भारतीय अमूर्ति का विश्वकोश कहा जाता है। इस प्रकार की बात करें तो यह स्तंभ अनेक नामों से प्रसिद्ध हुआ था। और इसी विजय स्तंभ की बात करें तो इनका 9वीं मंजिल की बात करें तो आकाशीय बिजली गिरने के कारण नष्ट हो गई थी। इनका पुनर्निर्माण करवाया था मेवाड़ महाराणा। और एक मेवाड़ महाराणा था जिनका नाम था स्वरूप सिंह। मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह की बात करें तो 1842 से लेकर
62 के मध्य विजय स्तंभ की 9वीं मंजिल का पुनर्निर्माण करवाया था। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि विजय स्तंभ का पुनर्निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो विजय स्तंभ की 9वीं मंजिल आकाश से बिजली गिरने के कारण नष्ट हो गई थी और उनका पुनर्निर्माण करवाया था मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह ने। और मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह ने 1842 से लेकर 62 के मध्य इस विजय स्तंभ का पुनर्निर्माण करवाया था। इसी विजय स्तंभ की बात करें तो इनकी तीसरी मंजिल पर 3 बार अल्लाह अल्लाह शब्द उत्कीर्ण करवाया गया। इनको लेकर इतिहासकारों में काफ़ी भ्रांतियां हैं। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि गुजरात का एक शासक था बहादुर शाह कर्मावती के समय आक्रमण करता है और वह चित्तौड़ को जीतने के लिए प्रयास करता है और चित्तौड़ जीतकर वह विजय स्तंभ को नष्ट करने का प्रयास करता है, परंतु नष्ट नहीं कर पाया था। तब उसने अरबी भाषा में तीसरी मंजिल पर 3 बार यानी कुल 9 बार अल्लाह शब्द उत्कीर्ण करवाया था। कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि मेवाड़ महाराणा राज सिंह औरंगजेब के आक्रमण से बचने के लिए अल्लाह अल्लाह शब्द लिखवाए थे। इस प्रकार इनके अल्लाह अल्लाह शब्द को लेकर काफ़ी भ्रांतियां चल रही इतिहासकारों के मन में। इस प्रकार का जो हमारा जो स्मारक है वो है विजय स्मारक। इसी के अलावा की बात करें तो इसी विजय स्तंभ पर बात करें 15 अगस्त 1947 15 अगस्त 1947 की बात करें तो 15 अगस्त 1947 में विजय स्तंभ पर सर्वप्रथम डाक टिकट जारी की गई थी। यानी विजय स्तंभ की बात करें तो राज्य की पहली इमारत मानी जाती है और राज्य की 15 अगस्त 1949 में विजय स्तंभ पर 1949-50 में विजय स्तंभ पर भारत सरकार के द्वारा 1 रुपये की डाक टिकट जारी की गई थी। तो 15 अगस्त 1949-50 में भारत सरकार के द्वारा विजय स्तंभ पर 1 रुपये की डाक टिकट जारी की गई थी। इसी विजय स्तंभ की बात करें तो 1957 में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अपना लोगो बनाया था। 1957 ईस्वी में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अपना लोगो बनाया था। और इसी विजय स्तंभ की बात करें तो एक सीमेंट का ब्रांड यानी एक सीमेंट कंपनी जिसकी बात करें जेके सीमेंट, और जेके सीमेंट का भी यह लोगो है। इनके अलावा की बात करें तो राजस्थान पुलिस का पोशाक प्रतीक चिन्ह यानी 6 नवंबर 2001 को KR नारायण भारत के राष्ट्रपति थे और KR नारायण ने राजस्थान पुलिस का पोशाक प्रतीक चिन्ह बनाया था विजय स्तंभ को। और इनके अलावा की बात करें तो राज्य में अनेक विजय स्तंभ है, परंतु सबसे प्रसिद्ध विजय स्तंभ माना गया है वो मेवाड़ के महाराणा कुंभा का माना गया है। अन्य विजय स्तंभ की बात करें तो गुप्तकालीन या समुद्रगुप्त के कालीन विजय स्तंभ की बात करें तो राज्य में एक दुर्ग है जिस दुर्ग का नाम है बयाना दुर्ग, और बयाना दुर्ग भरतपुर में। तो राज्य का सबसे प्राचीन विजय स्तंभ माना गया बयाना दुर्ग भरतपुर में। फिर पढ़ते गुर्जर प्रतिहार कालीन, और गुर्जर प्रतिहार कालीन की बात करें तो गुर्जर प्रतिहार कालीन जो विजय स्तंभ बना हुआ है मंडोर में बना है, मंडोर दुर्ग में बना हुआ है। और बात करें परमार शासकों के कालीन का जो विजय स्तंभ है, परमार शासकों का जो विजय स्तंभ बना हुआ है वो बना हुआ है जालोर दुर्ग में। 1857 की क्रांति के जो विजय का प्रतीक विजय स्तंभ बने हुए हैं आहुआ दुर्ग पाली में। और भारत पाक विजय का प्रतीक जो विजय स्तंभ बना हुआ है, और भारत पाक विजय का प्रतीक जो विजय स्तंभ बना हुआ वो तनोट जैसलमेर में बना हुआ है, जहाँ थार के देवी, रुमाल के देवी या भारतीय या BSF के जवानों की जो आराध्य देवी है वहाँ बना हुआ है। और अभी भारत सरकार ने वहाँ एक युद्ध संग्रहालय की स्थापना भी की है। तो इस प्रकार की बात करें तो राज्य में अनेक विजय स्तंभ है, परंतु सबसे प्रसिद्ध विजय स्तंभ की बात करें तो मेवाड़ के महाराणा कुंभा का विजय स्तंभ माना गया है। और इसी विजय स्तंभ को अनेक नामों से जाना जाता है। इस प्रकार यह है एक सोपान पद्धति में बना हुआ, वक्राकार पद्धति में बना हुआ विजय स्तंभ है। तो मित्रों, आशा करता हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करना जरूर करना। हम लोग जिसके बारे में चर्चाएं कर रहे थे विजय स्तंभ, तो स्थान की बात करें चित्तौड़गढ़ में है, निर्माता महाराणा कुंभा है, निर्माण कार्य 1440-48 के मध्य, स्वरूप 9 मंजिला है, ऊंचाई 122 फीट है, सीढ़ियाँ 157 है, वास्तुकार जेता, पुंजा, पेमा, नापा और देपा, आकृति सोपान या वक्राकार है। कुल खर्च 90 लाख रुपये
आकृति। इसे अनेक नामों से जानते हैं और इसे कहते हैं विष्णु स्तंभ। भगवान विष्णु को समर्पित होने के कारण इसे विष्णु स्तंभ कहते हैं, इसे कीर्ति स्तंभ कहते हैं, इसे विक्ट्री टावर भी कहते हैं। इसी की बात करें डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने हिंदू देवी देवताओं का सजा व व्यवस्थित संग्रहालय कहा था। डॉक्टर सीमा राठौड़ ने इसे कहा था संगीत का भव्य कोश। और डॉक्टर GH ओझा ने कहा था पौराणिक हिंदू देवी देवताओं का अमूल्य या अमूर्त कोश। और कर्नल जेम्स टोड ने कहा था कि भले ही कुतुब मीनार ऊंची हो परंतु विजय स्तंभ से बढ़कर कलाकृति में नहीं है। इसी विजय स्तंभ को अनेक नामों से पुकारा जाता है। और भारत की राज्य की बात करें तो पहली इमारत है जिन पर डाक टिकट जारी की गई थी 1 रुपये की। इसे राजस्थान पुलिस का पोशाक प्रतीक चिन्ह भी माना जाता है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का लोगो भी माना जाता है। तो मित्रों, अगर आपको वीडियो पसंद आए शेयर करना, लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो धन्यवाद मित्रों। जय हिंद, जय भारत।